चलिए जी, आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2H के अनुसार एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अतिरिक्त अनुबंध तब मान्य हो जाता है जब वह कानून द्वारा लागू होने योग्य नहीं रहता है। फिर से पढ़ो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2H के अनुसार एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अतिरिक्त अनुबंध तब अमान्य है, वो मान्य नहीं है, अमान्य हो जाता है जब वह कानून द्वारा लागू होने योग्य नहीं रहता। यह एक ऐसा समझौता, एग्रीमेंट या वादों का समूह, सेट ऑफ प्रोमिसेस है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और इसे लागू किया जा सकता है। यह पहले ही बताया गया है कि एक समझौता अनुबंध तभी बनता है जब वह धारा 10 में उल्लिखित वैध अनुबंध की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अंग्रेजी में पढ़ के देखते हैं तो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड when it ceases to be enforceable by law. It is an agreement or a set of promises giving rise to obligation which can be enforced or are recognized by law. इसमें एक चीज़ याद रखना, छग्गालाल वर्सेस MCD AIR 2008 Del 146. It has been noted above that in order that an agreement becomes a contract, it has to satisfy all the essentials of a valid contract as mentioned in section 10. ठीक है, आगे हम देखते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम देखते हैं अनुबंध का वर्गीकरण। अनुबंधों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, 1 2 3 4। पहला है उनके विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर के अनुसार। दूसरा है उनके पक्षों, पार्टीज के अनुसार। तीसरा है उनके रूप, फॉर्म के अनुसार, चाहे वह लिखित हो, मौखिक हो, स्पष्ट हो या अप्रत्यक्ष। और जो चौथा है उनके प्रभाव, इफेक्ट के अनुसार, चाहे वह द्विपक्षीय बायलेटरल हो या एक पक्षीय यूनिलेटरल, वैध हो या अमान्य, वॉइड हो या लागू ना होने योग्य हो। तो इसमें देखो लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट मैटर, देयर पार्टीज, देयर फॉर्म, वेदर contained in a deed in writing, whether expressed or implied, their effect, whether bilateral or unilateral, whether valid, void or enforceable। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H कहती है कि एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है वह अनुबंध है। ठीक है, इसके अलावा अनुबंध तब अमान्य हो जाता है जब वह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं रहता। धारा 10 अनुबंध के घटकों का उल्लेख करती है और यह कहती है कि सभी समझौते अनुबंध है यदि वे स्वतंत्र सहमति से वैध प्रतिफल, कंसिडरेशन और वैध उद्देश्य, लीगल ऑब्जेक्ट के साथ समक्ष पक्षों द्वारा किए गए हों और जिन्हें स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किया गया हो। अच्छा, Section 2H of the Contract Act. Section 2H of the Contract Act provides that an agreement enforceable by law is a contract. Further, a contract becomes void when it ceases to be enforceable by law. Section 10 enumerates the ingredients of a contract. It provides that all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. It is also made clear that this will not affect any law in force and not expressly repealed by the Contract Act, by which any contract is required to made in writing or in the presence of witnesses or any law relating to the registration of documents. Some of the contracts which have to be reduced to writing are the contracts mentioned in section 25 of the Contract Act. Evidently, before any contract will be enforced, it is essential that the terms of the contract must be clear, definite, certain and complete, and the contract must be free from doubt, vagueness and ambiguity, so as to leave nothing to conjecture or to be supplied by the court. अच्छा, कुछ अनुबंध जिनका लिखित रूप में होना आवश्यक है उन्हें अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित किया गया है। अच्छा, जाहिर है किसी भी अनुबंध को लागू करने से पहले
यह आवश्यक है कि अनुबंध की शर्तें स्पष्ट मतलब क्लियर, निश्चित डिफिनाइट और निश्चित सर्टेन और पूर्ण मतलब कंप्लीट हों, और अनुबंध संदेह, अस्पष्टता मतलब वेगनेस और अस्पष्टता अस्पष्टता अस्पष्ट एम्बिग्यूटी से मुक्त हो, ताकि अदालत द्वारा किसी अनुमान या व्याख्या की आवश्यकता न हो। एक केस पढ़ के देखते हैं। लॉर्ड हॉफमैन इन इन्वेस्टर कॉम्पनसेशन स्कीम वर्सेस लिमिटेड वर्सेस वेस्ट ब्रॉमविच बिल्डिंग सोसाइटी के अनुबंधों की व्याख्या इंटरप्रिटेशन के 5 सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेपित किया गया है। 1 2 3 4 5। पहला, व्याख्या। इंटरप्रिटेशन का अर्थ यह है कि जिस दस्तावेज का अर्थ तर्क संगत व्यक्ति को समझाना है वह उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, पृष्ठभूमि का अर्थ तथ्यों का मैट्रिक्स ऑफ फैक्ट होता है। उसके बाद है तीसरा, कानून उन पिछली बातचीतों और पक्षों की घोषणाओं डिक्लेरेशन ऑफ सब्जेक्टिव इंटेंट को स्वीकार पृष्ठभूमि से बाहर रखता है। चौथा, जिस अर्थ को एक तर्कसंगत व्यक्ति समझेगा वह शब्दों के मात्र अर्थ के समान नहीं होता। और पांचवा, शब्दों को उनका प्राकृतिक और असामान्य अर्थ नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग देने का नियम यह प्रतिबिंबित करता है कि आम धारणा यह है कि लोग औपचारिक दस्तावेजों में भाषाई त्रुटियों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। अच्छा, क्या है? लॉर्ड हॉफमैन इन इन्वेस्टर कॉम्पनसेशन स्कीम लिमिटेड वर्सेस वेस्ट ब्रॉमविच बिल्डिंग सोसाइटी हैज समराइज्ड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंधों की व्याख्या। अच्छा, दीज आर एज अंडर। पहला कौन सा है? इंटरप्रिटेशन इज द ascertainment ऑफ द मीनिंग which the documents would convey to a reasonable person having all the background knowledge। व्याख्या। इंटरप्रिटेशन का अर्थ यह है कि जिस दस्तावेज का अर्थ तर्क संगत व्यक्ति को समझाना है वह उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, द बैकग्राउंड मीन्स मैट्रिक्स ऑफ फैक्ट। पृष्ठभूमि का अर्थ है तथ्यों का मैट्रिक्स ऑफ फैक्ट होता है। तीसरा है, द लॉ एक्सक्लूड्स फ्रॉम द एडमिसिबल बैकग्राउंड द प्रीवियस नेगोशिएशंस ऑफ द पार्टीज एंड देयर डिक्लेरेशन ऑफ सब्जेक्टिव इंटेंट। कानून उन पिछली बातचीतों और पक्षों की घोषणाओं डिक्लेरेशन ऑफ सब्जेक्टिव इंटेंट को स्वीकार्य पृष्ठभूमि से बाहर रखता है। चौथा, द मीनिंग विच अ डॉक्यूमेंट और एनी अदर utterance would convey to a reasonable man is not the same thing as the meaning of its word। जिस अर्थ को एक तर्क संगत व्यक्ति समझेगा वह शब्दों के मात्र अर्थ के समान नहीं होता। पांचवा है, the rule that words should be given that natural and ordinary meaning reflects the common sense proposition that is not easily acceptable that people have made linguistic mistakes particularly to formal documents। शब्दों को उनका प्राकृतिक और सामान्य अर्थ नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग देने का नियम यह प्रतिबिंबित करता है कि आम धारणा यह है कि लोग औपचारिक दस्तावेजों में भाषाई त्रुटि को आसानी से स्वीकार नहीं करते। आगे हम देखते हैं। इन बीपी रिफाइनरी वेस्टर्न पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री ऑफ हेस्टिंग्स केस में प्रीवी काउंसिल ने अनुबंध के अप्रत्यक्ष शर्तों इम्प्लाइड टर्म्स के लिए 5 शर्तें निर्धारित की हैं। पहला, यह उचित और न्यायसंगत रीजनेबल एंड इक्विटेबल होना चाहिए। यह व्यापक प्रभावकारित बिजनेस एफिकेसी के लिए आवश्यक होना चाहिए। यह इतना स्पष्ट होना चाहिए कि यह बिना कहे ही समझ में आता है। इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। या किसी भी स्पष्ट रूप से व्यक्त अनुबंध शर्त का खंडन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एनबीपी रिफाइनरी वेस्टर्न पोर्ट प्राइवेट पीटी लिमिटेड वर्सेस श्री ऑफ हेस्टिंग्स। The Privy Council has laid down 5 conditions which are to be satisfied for an implied terms of contract. These are: it must be reasonable and equitable. It must be necessary to give business efficacy to the contract. It must be so obvious that it goes without saying. It must be capable of clear expression.
इट मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी एक्सप्रेस टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हर अनुबंध में चार मुख्य तत्व होते हैं। पहला पक्षों की योग्यता, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, दूसरा सहमति कंसेंसस, तीसरा प्रतिफल और उद्देश्य कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और चौथा निश्चितता मतलब सर्टेनिटी। सो बेसिकली एवरी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स 4 एलिमेंट्स। पहला कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, दूसरा कंसेंसस, तीसरा कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट,